आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज आप सभी को 50 नंबरों का ये टेस्ट लगाना है, 50 क्वेश्चनों का। और हमारी तरफ से आपको टारगेट दे रखा दोस्तों कितने नंबर का, 45 नंबर का। दोस्तों 44 प्लस का राइट करना है, यानी 45 से अबव करना है। और दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है। और हम चलते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने आने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार। भारत का राष्ट्रीय जनगणना को सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देते हुए चलेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो क्या होगा जल्दी से बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार। इसका राइट आंसर होगा कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ भी लेते हैं दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब गाया गया था? यह भी दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और दोस्तों वो 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है। मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों ताकि आप कुछ सोचो इन क्वेश्चनों के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी राइट आंसर देते हुए चलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला क्वेश्चन देखो कि जनगण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों कौन होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। यह आ रहा आपके सामने आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं तो दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला आज के सेशन में दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी सेशन को लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? दोस्तों नेशनल इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना है। और राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए चलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। दोस्तों इसी समय क्या हुआ था? चीन से युद्ध हुआ था। भारत वर्सेज चीन के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। और 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। इनका
कार्यकाल होता है दोस्तों विधानसभा का तो होता है 6 वर्ष, और दोस्तों विधानसभा का होता है 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद का होता है दोस्तों 6 वर्ष। ये इनका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सबके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नागालैंड राज्य कब बना था। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं और हमेशा ये पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड राज्य कब बना था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत नागालैंड राज्य बनाया गया था। दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था, उसके अंदर नागालैंड राज्य बनाया गया था। नागालैंड दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली मुख्यमंत्री पूछ रहा दोस्तों, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और वही भारत की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। दोस्तों आर्मी का एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाना दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, और यहाँ पे है कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। ये भी दोस्तों यूपी से थी, यानी उत्तर प्रदेश से थी दोस्तों, और वो भी उत्तर प्रदेश से थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश से है, और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन देखो। और दोस्तों सरोजिनी नायडू है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? और दोस्तों राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, यानी इसकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नहीं, कोई निश्चित नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये कोई निश्चित नहीं है। समझ आ गया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। दोस्तों गवर्नर बोल दो या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपके सामने क्वेश्चन है, और ये राइट आंसर कि विधानमंडल द्वारा। दोस्तों विधानमंडल द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा विधानमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करते हैं। वो कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत ये काम पुनर्विचार करते हैं उच्च न्यायालय। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है? वह है अनुच्छेद 137 के तहत वे क्या करते हैं, अपने जो दिया था ना वो आदेश, उस पर वो पुनः विचार करते हैं अपने फैसले पर, अनुच्छेद 137 के तहत। अगला क्वेश्चन देखो
कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वह तो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और दोस्तों, जो संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वह हमारे संसद के पास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संसद। संसद के पास है, होती है उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या है? महालेखा परीक्षक को नियंत्रित करने की शक्ति है भारत सरकार के व्यय की, कि वो किसी मान लो वोटिंग में इतने पैसे मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। वो किसके पास होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? दोस्तों, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, सभी को क्या करना है? लाइक जरूर करना दोस्तों सेशन को। और दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंचे। और दोस्तों, अब की बार 2021 में जो आर्मी का सपना लिए बैठे ना, उनको ये प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन मिल जाए, जिससे वो क्या कर सके दोस्तों, इन क्वेश्चनों को भी रट लिए वो भी। तो आगे मैं चलता हूं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राज्य सरकार धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो धन विधेयक को रोकने के अधिकतम दोस्तों दिन होता है 14 दिन तक वो रोक सकते हैं, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों, राज्यसभा में क्या करते हैं दोस्तों? नियुक्त भी करते हैं, जबकि इनमें नामित करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। नरगिस दत्त। दोस्तों, कौन सी? नरगिस दत्त इसका सही उत्तर होगा, नरगिस दत्त, जिन्होंने क्या किया था? राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। ये क्या थी दोस्तों? अभिनेत्री थी, अभिनेत्री, प्रथम अभिनेत्री थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है दोस्तों? यानी अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत? दोस्तों, 85 के तहत संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है दोस्तों कितना? आप सबको पता है 6 माह। 6 माह तक अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी इसका राइट आंसर 6 माह। तो दोस्तों, आज है वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आप सबके सामने। दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी देते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ आपके सामने कि आप दोस्तों कुछ क्वेश्चनों के बारे में सोचो कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यदि आपसे ऑप्शन ना हो ये सामने तो आप कुछ सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में। इसलिए दोस्तों, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों, अगली क्लास तक आप सभी ट्रेड हो जाओगे दोस्तों, ट्रेड हो जाओगे इन क्वेश्चनों के प्रति कि हमें क्या राइट आंसर देना है। इस प्रकार कमेंट बॉक्स के अंदर सभी दोस्त राइट आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? वो ओनली फॉर दोस्तों एक को है। वो किसको अधिकार है? तो वो अधिकार है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति को। ये दोस्तों सभी को पता होगा, राष्ट्रपति को है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति।
इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत, दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत, ये दो को दोस्तों 143 के तहत वो क्या कर सकता है कि किसी भी विधि के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है उसके पास, वह अनुच्छेद 143 में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था। दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष, यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के लिए, प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति के सामने दोस्तों प्रस्तावना किसने रखी थी। प्रस्तावना दोस्तों सर्वप्रथम किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के दोस्तों क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी। दोस्तों 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी भारत सरकार अधिनियम की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या थी उनकी मुख्य विशेषता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह थी दोस्तों उनकी मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता उनकी मुख्य विशेषता थी 1935 की भारत सरकार अधिनियम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर भी दो, और सभी अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करो सेशन को। क्यों दोस्तों, सेशन बहुत ही शानदार लगा है, तो सेशन को शेयर भी आपको करना है। और दोस्तों सभी लाइक करके जरूर जाएंगे। सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है। तो मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है, तो वो दोस्तों क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों। आपके सामने उत्तर रखता हूं। आपके सामने उत्तर है दोस्तों 25 मार्च 2013। 25 मार्च 2013 को क्या किया था, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना की थी, मणिपुर और मेघालय की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी राइट आंसर दिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 26 मार्च 2013। 26 मार्च 2013। और दोस्तों मणिपुर और मेघालय की उच्च न्यायालय की क्या थी, उनकी थी दोस्तों 25 मार्च 2013। और दोस्तों 26 मार्च 2013 थी त्रिपुरा की। ये दोस्तों जरूर दोनों को याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कील नहर किसको जोड़ती है। दोस्तों नहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो कील नहर किसको जोड़ती है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी राइट आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तर क्या होगा। कील नहर किन दो को जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी नहर दोस्तों, कील नहर। कील नहर जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा है कि एक समुद्री मील किसके बराबर होती है। दोस्तों समुद्री मील किसके बराबर होती है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी ने ये फिजिक्स के अंदर आता है दोस्तों, सभी ने याद भी किया होगा 1852 मीटर। 1852 मीटर जो कि एक समुद्री मील, ये एक समुद्री मील के बराबर होती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा 1852 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश के बारे में पूछ रहा है, वह कौन सा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, बांग्लादेश। सबको पता है बांग्लादेश
और यदि किसी को पता नहीं तो वो इस क्वेश्चन को जरूर रट लो। ये एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सार्क देश इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। और उनमें एक क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा देश है, उस देश के बारे में पूछा, वो है हमारा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बांग्लादेश, समझना क्या। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा मैं, बांध, वो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सभी राइट आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये है भागीरथी नदी पर दोस्तों, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर दोस्तों कहाँ पे है, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी सबको पता है कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में बहती है भागीरथी नदी। और उस भागीरथी नदी पर यह सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, वह कौन सा है, तो दोस्तों वह टिहरी बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों, टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। दोस्तों टिहरी बांध, जो इस प्रकार याद रख लो कि टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड के अंदर। और भागीरथी नदी के स्थान पर दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है, गंगा नदी, गंगा नदी भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध तो आपने देख लिया होगा, टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, लेकिन सबसे लंबा बांध कौन सा है, वह हमारा है कौन सा दोस्तों, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में, ये कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, यह हमारा हीराकुंड बांध है माही नदी पर दोस्तों, उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो ये भी सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 23.5 डिग्री, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कि 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैप के अंदर बता देता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमारा भूगोल है, ये भूगोल क्या है दोस्तों, कुछ झुका हुआ है, ये आप सबको पता है। ये हमारा भूगोल है, ये कुछ झुका हुआ है दोस्तों, इस प्रकार है। तो ये कर्क रेखा और ये दोस्तों मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री है दोस्तों, कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये भी है 23.5 डिग्री। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। और ये दोस्तों जो बीच वाली है ना, ये हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा। ये सबको पता होना चाहिए। हो गया इतना कंट्रास्ट। तो इन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को तो कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। यानी भारत कौन सी रेखा में स्थित है, कर्क रेखा में स्थित है दोस्तों। और भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों, 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग करोड़ या निफे किसका बना होता है दोस्तों। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो करोड़ या निफे है वह किसका बना होता है। दोस्तों केंद्र में होता है दोस्तों लोहा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, केंद्रीय भाग करोड़ या निफे किसका बना होता है, तो ये दोस्तों बना होता है हमारा निकिल और लोहा से। बहुत ही शानदार, निकिल और लोहा से बना होता है। ये Fe आयरन, ये निकिल संकेत है दोस्तों इनके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है दोस्तों। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है दोस्तों। सेशन को जल्दी से शेयर करना है, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना है और राइट आंसर सभी देते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार है दोस्तों, आप ओनली फॉर आर्मी का टारगेट लेकर चलो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही 5 में निकट अब एग्जाम रहा है हमारे। बहुत दिनों तक हमने कोशिश की, बहुत ही संघर्ष किया हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन 6-7 महीने के दोस्तों
अब एग्जाम फिक्स होने वाला है। अब की बार जो डेट आएगी वो फिक्स डेट आएगी, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ दोस्तों, बहुत ही शानदार तैयारी कर लो, क्योंकि पेपर लेवल का बनने वाला है। ये तो पता है दोस्तों, पेपर लेवल का जरूर बनेगा, क्योंकि इतने महीनों का गैप होने पर पेपर जरूर बनेगा लेवल का। तो इसी जोश और जुनून के साथ में अब राइट आंसर बताओ कि दोस्तों कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है कि हवाई द्वीप को, किसको दोस्तों, हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, जोश और जुनून के साथ में इसका राइट आंसर आना चाहिए कि हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहां चलती है। दोस्तों ये दो चक्रवात है, ये कहां पे चलते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलते हैं अमेरिका में। दोस्तों कहां पे चलते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर ये दोनों चक्रवात चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मैंने आप सबको बताया था, ये हमारी है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये दोस्तों भूमध्य रेखा है, ये हमारी है कर्क रेखा, और दोस्तों ये हमारी है मकर रेखा। तो ये पूछ रहे विषुवत रेखा किसको बोलते हैं। दोस्तों विषुवत रेखा बोलते हैं हमारे इस भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य इसको काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो दोस्तों हमारी कौन सी, कांगो नदी, सबको पता होगा दोस्तों, ये तो सबको पता होगा कि कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो कि सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है। दोस्तों कौन सा सागर पूछ रहा है, मैं कौन सा सागर पूछ रहा है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा दोस्तों सागर है अटलांटिक महासागर में। कहां पे दोस्तों, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस के बारे में पूछ रहा है। तो सबको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है दोस्तों नाइट्रोजन, और दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है दोस्तों कौन सी, हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है दोस्तों नाइट्रोजन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नाइट्रोजन होती है दोस्तों कितने प्रतिशत होती है, 78%, 78%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। जल्दी से बताओ दोस्तों, कर्क रेखा कहां से गुजरती है। ये भारत के अंदर पूछ रहा दोस्तों, किसके अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर कहां से गुजरती है कर्क रेखा। मैंने बताया था कि भारत है जो कर्क रेखा गुजरती है भारत से अंदर, और कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती है। और ये भी क्या होता है दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इसके कारण ये ऊपर 23.5 डिग्री को बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा, नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छा, सभी राइट आंसर देंगे। तो मैं चलता हूँ राइट आंसर की ओर कि ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य निम्न प्रकार है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको क्या देगा, वो 4 ऑप्शन देगा, वह 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 3 ऑप्शन आपको दे देगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, और एक राज्य और दे देगा आपको, कौन सा दोस्तों, मध्य प्रदेश, MP। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती नहीं है कर्क रेखा। हमारे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती है। आपको दे देगा वो कौन सा, उत्तर प्रदेश दे देगा, सॉरी उत्तर प्रदेश दे देगा, UP। तो उत्तर प्रदेश से क्या होती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि सबको लगेगा कि दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजर रही है कर्क रेखा, तो उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुजरती नहीं है कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, जहां से कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करे, शेयर करे।
लाइक्स अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर सभी जरूर बताएंगे, और हम अगली इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे। उससे पहले आप सभी को दोस्तों बता देता हूँ कि हम फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों अगले सेशन तक जय हिंद, जय भारत।